मतलब इतनी मिठास तो कभी नहीं देखी कि पुलिस जा रही है एयरपोर्ट और कह रही है कि नहीं, आपके बिना मांगे हम आपको परमिशन दे रहे हैं। सरकार की क्या नीयत है, किस नीयत से ये हो रहा है? जनता जाग रही है और जाग चुकी है। हम लोग तो बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पिछले 10 सालों का गुस्सा है। 10 सालों में 86 पेपर लीक, 10 सालों में देश में ये वास्तविकता है कि हर 45 मिनट पे एक स्टूडेंट अपनी जान लेने को बाधित है। ये कोई एक लीकेज नहीं है, ऐसे हमारे साथी अभी बताएंगे कि ये हमारे एग्जामिनेशन की लूट है। ये अपने आप नहीं हो रहा और पहले भी हो रहा था। और जब तक ये वापस नहीं होगा ये तब तक हम विरोध करते रहेंगे। वही छात्र जो इस इम्तिहान में बैठे हैं 12वीं में, उन्होंने ही पहल की ये बताने के लिए कि क्या घोटाला हो रहा है। स्कूल में जो भी सीखे उसका कुछ मतलब नहीं है। कितना खतरनाक ये जो पूरा कदम है कि सेंट्रलाइज करके आप एक टेस्ट लेते हैं और वो क्या मल्टीपल चॉइस, टिक 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 करिए। आपको एक वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है और उस टिक 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 में बताइए कि आप सक्षम है या नहीं है। ये क्या मजाक है? कितना सक्षम है कोई छात्र, उसकी पूरी शिक्षा का जायजा हम टिक 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 से ले रहे हैं। बिहार में TRE 4 की परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स लाठी खा रहे हैं, सर फुड़वा रहे हैं। यूपी में यही हो रहा है। KG से लेकर PG तक की शिक्षा मुफ्त हो, निशुल्क हो, बेहतर रूप से आपको यूनिवर्सल एजुकेशन देना होगा और ये राज्य के वेलफेयर के मॉडल में आने वाला चीज है, फंडामेंटल अधिकार है। स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई करने के बाद में शायद मांगते थे कि भगवान अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे मार्क्स आ जाए। अभी शायद पेपर लीक ना हो जाए भगवान, इस तरीके का शायद एक जो है नई प्रेयर जो है ये पैदा होने शुरू हो गई होगी। इसको किस तरह से ख़राब किया जा रहा है, अगर इसको देखना हो तो NAP को लागू करना और उसको ख़राब करना दोनों बराबर है। ऐसा माहौल ख़राब हो चुका है कि बच्चों को भी नहीं मालूम है कि उनका भविष्य क्या है। इस देश का दुर्भाग्य ये नहीं है कि पेपर लीक होता है यहाँ। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इतने पेपर लीक होने के बावजूद हम NTA जैसी संस्था को एक्सेप्ट किए हुए हैं। एक है SIR और दूसरा है NTA। इन दोनों को आप अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं। वो मैनिपुलेट इसलिए किए जा रहे हैं कि एक्सक्लूजन हो। कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोफाइल को देख लीजिए पिछले 7 सालों में, आपको दिखेगा कि वहाँ पे गरीब बच्चों की संख्या में कमी आई है। आपको दिखेगा कि वहाँ पे महिलाओं की संख्या में कमी आई है। आपको दिखेगा कि वहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी कम हुई है। बहुत सारी बातें जो दर्द हम सबका है, टीचर्स का है, स्टूडेंट्स का है और पेरेंट्स का है। दोस्तों 10 जून के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग प्रधानमंत्री देश के बन गए हैं। हर जगह फंक्शन हो रहा है, हर जगह पूजा हो रही है, हर जगह कहा जा रहा है कि पिछले 12 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं वो करिश्माई रहे हैं। ये एक हकीकत भी हो सकती है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये भी बता रहा है। लेकिन आज हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, सेंट्रल दिल्ली में है। ये वो दिल्ली है जहाँ पे पास में संसद है, जहाँ पे नियम कानून बनते हैं। ये वो दिल्ली है जिसके पास में जंतर मंतर है, जहाँ पर युवा लोग प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनके पेपर लीक हो जाते हैं। तो आज जो 12 साल का जश्न मनाया जा रहा है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बता रहा है, लेकिन एक हकीकत वो भी है। वो हकीकत हमारे आपके घर की है, हमारे बच्चे की है, उन माँ बाप की है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। आज वो लोग सबसे ज़्यादा मुसीबत में हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी में हैं। बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है और पेपर लीक हो जाता है और कोई उसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। 12 साल में देश ने ये भी देखा है। आइए समझते हैं, जानते हैं कि पेपर लीक सिर्फ एक मामला नहीं है। जो एजेंसियां जुड़ी हुई हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और क्यों बराबर ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों बराबर हमारा एजुकेशन सिस्टम यानी कि किसी देश की जो नींव होती है, क्योंकि उसके युवा होते हैं, युवा पढ़ेंगे लिखेंगे तभी विकास बढ़ेगा, तभी हम विश्वगुरु बनेंगे, उस नींव को खोखला क्यों किया जा रहा है। आइए समझते हैं लोग क्या कह रहे हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे हमने इतनी मीठी ज़बान सुनी सरकार के नुमाइंदों से इतने सालों के बाद, मतलब 2014 के बाद से ही सुनी हमने इतनी मीठी ज़बान
कि यंग पीपल तो स्पिरिटेड होते हैं, उनको हमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए विदाउट रेपरकशन, एंटी नेशनल नहीं कहें उनको, लीव अलोन कि उनको हम लोग घसीट के वैन्स में भर भर के जेलों में डालें, बिना कोई चार्जेस के हम जेलों में डाल दें उनको, और उनके खिलाफ तरह तरह के कानून लगाएं, क्योंकि यही हो रहा है हमारे देश में, और ख़ास तौर से पिछले कुछ महीनों में। तो मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि ये जो आपकी ये जो दरियादिली है, ये प्लीज़ आप सारे हमारे जो बाकी यंग साथी हैं और ओल्ड साथी भी हैं, उनके लिए भी ये दरियादिली होनी चाहिए, सम जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट के आई डोंट नो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस कांग्रेस जनता पार्टी को पहले इनका सोशल अकाउंट बैन कर दिया था, और इनकी जो पेरेंट पार्टी है इन्होंने लिख दिया था अपने जर्नल में, ऑर्गेनाइजर में, कि बहुत ही ख़तरनाक हैं ये लोग, ये एंटी नेशनल हैं। कुछ यू टर्न स्ट्रैटेजी में ज़रूर हुआ है, या तो इनको लगता है कि इतने आसानी से हैंडल नहीं होगा ये मसला, क्योंकि इसमें पूरी देश की जनता, जिसके कुछ भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो या ना हो, किसी भी वर्ग का हो, और ख़ास तौर से मिडिल क्लास का हो, इन्वॉल्व है, उसका स्टेक है इसमें, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं और उनके बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, तो ये सबको अफेक्ट करता है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ अगर हम इनको दबाएंगे तो ये और उल्टा पड़ जाएगा हमारे लिए, और गुस्सा आएगा। तो कुछ स्ट्रैटेजी बन रही है कि इनको, मतलब इतनी मिठास तो कभी नहीं देखी कि पुलिस जा रही है एयरपोर्ट और कह रही है कि नहीं, आपके बिना मांगे हम आपको परमिशन दे रहे हैं। मतलब उसी से हमारे एंटेना खड़े हो जाने चाहिए, नॉट टू डिमोनाइज द यंग पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग। There will be all kinds of people who are protesting, but it's a genuine issue. It's a common minimum program. All of us are involved. But कि सरकार की क्या नीयत है, किस नीयत से ये हो रहा है, वो हम समझना चाहते हैं, और हम डिमांड करते हैं कि आप बाकियों को भी छोड़िए। आप हमारे जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, आकृति, हिमांशु जो एमए अभी करके निकले हैं, एमए हिस्ट्री, और योगेश मीना जो लॉ फैकल्टी में हैं, उनको आप उठा के ले जाते हैं, कहीं भी रख लेते हैं, उनके खिलाफ तरह तरह के कानून लगा देते हैं, नो प्रोसेस इज फॉलोड। सो वी डिमांड दैट दे बी रिलीज्ड, एंड वी वांट टू से फ्रॉम JFME वी सपोर्ट द वर्कर्स स्ट्रगल, वी सपोर्ट द वर्कर्स डिमांड्स, दे आर एब्सोल्युटली जेन्युइन ओवरड्यू। उनके साथ जाति चल रही है, उनके साथ जाति नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह से उनके स्ट्रगल को डिमोनाइज करके, इन्फिल्ट्रेट करके, इंसाइट करके आप उनको जेलों में डाल रहे हैं और NSA लगा रहे हैं सत्यम वर्मा के खिलाफ और लोगों के खिलाफ, ये नहीं चलेगा। जनता जाग रही है और जाग चुकी है, हम लोग तो बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं, अब और जनता जाग रही है। तो इसके साथ मैं शुरू करना चाहती थी, एंड विद दैट आई वांट टू कम टू द थीम, जो आज हमारी थीम है। इसमें जैसे मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि पूरा देश इन्वॉल्व है, और ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम में एकदम से ये हुआ, ये कुछ सडन डेवलपमेंट नहीं है। हम बहुत सालों से वार्न कर रहे थे कि हम वॉल्केनो के ऊपर बैठे हैं, ये कभी भी इरप्ट कर सकता है। जिस तरह से पूरे सिस्टम को आपने स्टेट्स की ऑटोनॉमी ख़त्म करके, यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी ख़त्म करके, जिनके दायरे में एडमिशन प्रोसेस होता है और कोर्स बनाने का प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, रिसर्च का प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें आपने यूनिवर्सिटीज़ के हाथों से छीन ली। बाकियों की भी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एडमिशन पॉलिसी की जो हम बात आज कर रहे हैं, वो आपने टीचर्स से, एकेडमिक से ये छीन के आपने एक ऐसी टोटली इनएक्सपर्ट बॉडी, जो प्राइवेट बॉडी है, सिर्फ रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसके हाथों में दे दी। उनका क्या एक्सपर्टीज़ है, और लगातार उनके टेन्योर में इस तरह की मैसिव फियास्कोज हो रहे हैं। ये कोई एक लीकेज नहीं है, ऐसे हमारे साथी अभी बताएंगे कि ये हमारे एग्जामिनेशन की लूट है, ये डिज़ाइन से किया जा रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, और पहले भी हो रहा था, रिवील हो गया इस बार। कोई करेजस विसल ब्लोअर्स ने जाके ये पर्दाफाश किया, और उसके बाद ये इग्नोर नहीं कर पाए क्योंकि एविडेंस आ गया सामने, इसलिए अब हमको पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था, और 2024 में भी पता चला था नीट एग्ज़ाम के लीकेज के बारे में, तब भी इन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं भी किया और कह दिया नहीं, ये तो छोटे दायरे में था, या मार्क्स हमने ऐसे ही बढ़ा दिए थे, ये सब चल रहा था पहले। इसके साथ साथ जो CUET, जो नॉट ओनली मेडिकल बट बाकी भी जो कोर्सेज हैं,
उसको लेके जो बात है कि पूरा 12वीं के एग्ज़ाम को आप पूरा ट्रैश करके कि काउंट ही नहीं करेगा, अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ CUET पे बेस्ड होगा, 2022 से आप कह रहे हैं। ये सारा कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो रहा है, 2020 में जो आई थी, जो पार्लियामेंट से आज तक पास नहीं हुई है, लेकिन वो ज़बरदस्ती सारी यूनिवर्सिटीज़ के गले में ठूसी जा रही है कि आपको ये करना ही है। उसमें वन एग्जामिनेशन, वन रिक्रूटमेंट पॉलिसी, वन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये वन से क्या ऑब्सेशन है? हमारी डाइवर्सिटी कहाँ गई? हमारा फेडरल कैरेक्टर कहाँ गया? हमारे स्टेट की ऑटोनॉमी कहाँ चली गई? गरीब से गरीब बच्चे जो पहुँच पाते थे 12वीं, किसी तरह से 12वीं कर लेते थे, उसके बाद ये वाले सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स जो कंप्यूटराइज्ड हैं, कंप्यूटर लिटरेसी हमारे अभी गाँव में और अर्बन पुअर में नहीं है, तो वो पहले ही पीछे हट जाते हैं। आप फिल्टर कर रहे हैं, जैसे आप वोट छीन रहे हैं लोगों का, वैसे आप एजुकेशन भी छीन रहे हैं उनसे जिनका सबसे पहला हक बनता है, जो गरीबी में झुलस रहे हैं, लेकिन आप अपना इनडायरेक्ट टैक्स देके देश की इकोनॉमी को वही चला रहे हैं, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उनका जो बेसिक हक है कि बच्चे उनके पढ़ जाएं और इस देश के फ्यूचर में भागीदार बने, वही उनको नहीं मिल रहा है। सभी प्रोफेसर्स और सभी मीडिया के साथियों का शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम। हम लोग अभी पिछले कुछ दिनों में खासकर किसी एक सोशल मीडिया ट्रेंड और एक फिनोमिना पे नहीं कह रही हूँ, पर खासकर जिस तरह का एक अपहीवल, एक गुस्सा हमने क्यूमुलेटेड रूप से स्टूडेंट्स का देखा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पिछले 10 सालों का गुस्सा है, जब देश में आपने इस बात को नॉर्मलाइज कर दिया कि 10 सालों में 86 पेपर लीक, 10 सालों में देश में ये वास्तविकता है कि हर 45 मिनट पे एक स्टूडेंट अपनी जान लेने को बाधित है, जहाँ पे आज हम यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बात कर रहे हैं कि आपने शिक्षा के प्रणाली को, एजुकेशन के सिस्टम को स्कूली शिक्षा के लेवल से खोखला किया। जब आप 1 लाख स्कूलों को बंद करते हैं किसी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान ऐसे जगहों पे जहाँ पे ऑलरेडी 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर स्कूल्स हैं, जहाँ पे दलित, आदिवासी समाज से आ रहे स्टूडेंट्स, महिला स्टूडेंट्स इतना यातायात करके वहाँ पहुँच नहीं पाते, आपने इसको रैशनलाइजेशन का नाम दिया, लेकिन आपने स्कूल बंद किए, दरवाजे बंद किए प्राइमरी शिक्षा के सबसे पहले जंक्शन पे कि ये वो आबादी है जिसको हम चाहते हैं शिक्षा से बेदखल करना। फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लाए। किसके पास इस तरह के संसाधन हैं? हमने देखा कि हम तो वो बैच हैं जो 12वीं के नंबर पे यूनिवर्सिटी में आए, 4 से ज़्यादा शायद कॉलेजेस के नाम नहीं जानते थे। साइबर कैफ़े में जाकर गलती से अगर इतना हाईटेक फॉर्म भरवा भी लिया और CUET की परीक्षा में बैठ जाओगे तो ये अंजाम होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम देने जब स्टूडेंट्स गए, CUET का एग्ज़ाम अभी 10 दिन पहले की बात है, वहाँ पे आपने सर्वर को फिक्स नहीं किया, आपने बेहतर मैकेनिज्म्स इंस्टॉल नहीं किए और वापस से 13.5 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य को आपने स्टेक पर रख दिया। अलग अलग तरह से बिहार में TRE 4 की परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स लाठी खा रहे हैं, सर फुड़वा रहे हैं। यूपी में यही हो रहा है। BPSC, SSC, बैंक PO, ये तमाम वो परीक्षाएं हैं जो खाली किसी तरह से कोई बहुत प्रिविलेज सेक्शन के स्टूडेंट्स नहीं, जो जिस तरह से ओपन से अलग अलग तरह से 12वीं का पढ़ाई कर लेते हैं, BA कर लेते हैं, उनके लिए जीवन यापन का ओनली सब्सिस्टेंस है। उनको लगता है कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की शक्ल सूरत बदल जाएगी जब वो इस तरह से किसी सरकारी नौकरी को क्वालिफाई कर लेंगे। तो आज यहाँ से इन तमाम मांगों में हमारी एकजुटता तो है, लेकिन ये रिएटरेट करना ज़रूरी है, चाहे वो CBSE हो, 2 साल पहले हुए नेट की परीक्षा लीक हुई, नीट भी लीक हुई, ये तमाम चीज़ें NTA, ये सिम्टम है, बीमारी भाजपा RSS है, जिसने देश में 26 साल पहले आए बिरला अंबानी रिपोर्ट को हूबहू उतारा है, NEP की सूरत में हूबहू उतारा है प्राइवेटाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन को शिक्षा का आधार बनाने में। इसीलिए किसी कोएम टेडुटेक जैसी कंपनी को, जहां पे फरवरी से टेंडर पे टेंडर निकाले जाते हैं, जिस टेंडर का पहला बजट 28 करोड़ होता है, कोएम्ट को, जहाँ पे आंध्र प्रदेश में उसके खिलाफ ऑलरेडी केस चल रहा है वहाँ के हाई कोर्ट में, क्योंकि 23 स्टूडेंट्स की जान ली, 4.5 लाख स्टूडेंट्स को फेल किया, उसको आप टेंडर देते हैं और 38 करोड़ का टेंडर देते हैं, इनाम के साथ टेंडर देते हैं।
आपने 17-18 में एनटीए जैसे संस्थान को लाए, क्योंकि पहले अलग अलग राज्यों में अपनी इंडिपेंडेंट परीक्षाएं होती थी। सीबीएसई और ऑटोनॉमस रूप से परीक्षाएं कराता था, एम्स अपनी परीक्षाएं कराता था। आप एक ऐसे बॉडी को लाए जो पेपर बनाने से लेकर, इन्विजिलेशन से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, सेंटर से लेकर हर चीज़ को आउटसोर्स करेगा। वहाँ पे आपने किसी जालाराम ट्रस्ट से लेकर, बिहार के संजीव मुखिया से लेकर तमाम ऐसे लूप होल्स ढूंढे जहाँ पे आपने अपने पक्ष के लोगों को फिट किया। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख में हमारे फ्यूचर, हमारे करियर, हमारी सीट को बेच दिया। तो आज यहाँ से मुझे लगता है हम सब साथी एक पेज पर इस सवाल पर हैं कि शिक्षा को बचाने का, पब्लिक एजुकेशन को रिक्लेम करने का ये लड़ाई है आज के वक्त में। केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त हो, निशुल्क हो, बेहतर रूप से आपको यूनिवर्सल एजुकेशन देना होगा और ये राज्य के वेलफेयर के मॉडल में आने वाला चीज़ है, फंडामेंटल अधिकार है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। जय। शुक्रिया नंदिता। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हैं और आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में किस तरह की हमारे छात्रों पर एक बरसात हुई है, उनके इम्तिहानों को लेके, उनकी विडम्बनाएं जो है, उनकी अपनी जो परेशानियां सामने आई हैं। और सबसे ज़्यादा जो विडम्बना ये है कि उन्हीं छात्रों ने पहल की है। वही छात्र जो इस इम्तिहान में बैठे हैं 12वीं में, उन्होंने ही पहल की ये बताने के लिए कि क्या घोटाला हो रहा है। तो उस तरह से हम अगर देखें, एक नज़र देखें कि मतलब क्या एक छवि क्या है हमारे सिस्टम की। हम नीति आयोग की एक रिपोर्ट है 2026 में जो हमें बता रही है कि 2017-18 में हमारे 15.6 लाख स्कूल थे और अब 25-26 में 1 लाख कम हो गए, 14.7 लाख स्कूल हैं। तो पिछले 4-5 साल में 1 लाख स्कूल कम हुए, जबकि दरअसल 2017 से भी पहले कम हुए थे, कई हज़ारों में कम हो रहे थे, क्योंकि नीति आयोग ने ही ये कार्यक्रम चलाया था कि ये स्कूल ऑप्टिमल नहीं है, ये छोटे हैं, अटेंडेंस कम है, खासकर कई ट्राइबल एरियाज़ में, दूर दराज इलाकों में, 4 स्टेट्स चुन के, उड़ीसा में, राजस्थान में हज़ारों में स्कूल बंद किए गए थे। हमने जब पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने इसी साल रखा ये सवाल, और हम ही में से कई लोग थे वहाँ, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये मिनिस्ट्री से पूछा कि हमें दर साल बताइए कितने स्कूल बंद हुए हैं और क्या कारण है। और आप मानेंगे नहीं कि मिनिस्ट्री ने जवाब दिया, और वो रिपोर्ट में है कि इसका कोई आंकड़ा नहीं है। मतलब हमारी मिनिस्ट्री कह रही है कि यूडाइस इसका आंकड़ा रखती नहीं है कि स्कूल बंद हुए। तो ये आज हमारी हालत है कि ये आंकड़े भी हम नहीं दे सकते या नहीं ले सकते। पर मोटे रूप से यही रिपोर्ट हमको बता रही है कि आज 25 करोड़ के करीब 2025-26 में 25 करोड़ छात्र हैं हर स्तर पे, स्कूल से लेके 12वीं तक। और हायर सेकेंडरी में इस संख्या के लगभग 11% है, तो लगभग 2.76 करोड़ हायर सेकेंडरी में, 11वीं 12वीं में। तो यही एक अंदाज़ा हमें बता रहा है कि कैसे अगर प्राइमरी में 10 करोड़ बच्चे हैं, तो वो जाके हायर सेकेंडरी में देखते तो उससे 1/4 मुश्किल से वहाँ पहुँच रहे हैं। तो क्या हो रहा है? और हम जो हाहाकार सुन रहे हैं वो यही 12वीं से जब निकलते हैं तो उनका क्या हो रहा है। वो इम्तिहान देते हैं, एक इम्तिहान हम चाहते हैं, हम शिक्षा में काम करते हैं, इम्तिहान का मतलब होता है एक स्कूल लीविंग एग्ज़ाम। वो आपको बताए कि आपने 12 साल में क्या सीखा है, और उस सीखने में अगर हमने शिक्षा में ही नहीं उन्हें वो मौके दिए कि क्या प्रयोग किए, क्या सोचने को सीखा, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप हुई, किस तरह से वो सर्वे करते हैं, क्या उनकी समझ है, लिखने में मौलिकता क्या है, कविताएं लिखते हैं कि नहीं, मतलब सीखा क्या है 12 साल में। और आज ये हालत है कि जबकि इतने कम बचते हैं 12वीं तक, 11वीं 12वीं में 2.5 करोड़ बच्चे हैं, छात्र हैं, बच्चे नहीं हैं उस समय बट छात्र हैं। पर ये छात्र क्या जानते हैं, और अब तो हम पर इस तरह की गाज पड़ी है
कि स्कूल में जो भी सीखे उसका कुछ मतलब नहीं है। उनको एंट्रेंस लेना है कहीं तो वो एक अलग सेंट्रलाइज टेस्ट होगा और उसका कोई ताल्लुक नहीं है उनके 12वीं के बोर्ड एग्जाम से। हैरानगी की बात है, हमने इतना डिवैल्यू कर दिया है स्कूल एजुकेशन को और कहा है कि अब आपको यूनिवर्सिटी में भी आना है तो CUET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लें, उसके बारे में अलग से बात होगी। कितना खतरनाक ये जो पूरा कदम है कि सेंट्रलाइज करके आप एक टेस्ट लेते हैं और वो क्या, मल्टीपल चॉइस, टिक 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 करिए, आपको एक वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है और उस टिक 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 में बताइए कि आप सक्षम है या नहीं है। ये क्या मजाक है? कोई मान सकता है कि किसी दुनिया के किसी हिस्से में कोई मान सकता है कि उसकी पूरी जो कितना सक्षम है कोई छात्र, उसकी पूरी शिक्षा का जायज़ा हम टिक 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 से ले रहे हैं और उस टिक 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 में भी हम इतना घपला कर रहे हैं। तो क्या है, आज हम बहुत कह रहे हैं हमारे नौजवान, हमारा भविष्य किस पे आधारित है, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिविडेंड क्या है इसके बारे में, इसमें यूथ को लेके, पर हम उसके साथ क्या खेल कर रहे हैं हम। और यही नहीं, हम आगे देखें कि जब हम इस तरह के टेस्ट बनाते हैं जो टिक टिक मल्टीपल चॉइस करते हैं, हम रिसर्च के लिए भी ऐसे ले रहे हैं छात्र, तो हम तो हैरान हैं। हम कैसे तय करें कि इसकी कितनी रीडिंग है, क्या समझ है, ये कितना रिसर्च करने के लिए लायक है। तो आप नीट के भी एग्ज़ाम देखिए, उसमें अगर कुछ पूछा भी है तो 1 मिनट में, मतलब 180 मिनट है, 180 सवाल है बस। तो स्पीड देखिए, तैयारी देखिए, पहचानिए कि किस तरह का सवाल है, कैसे आते हैं। उसके लिए आप अपने घर में बैठ के साथियों के साथ नहीं तैयारी कर सकते और यही छात्रों को पता चल रहा है। और यही करने के लिए वो 8वीं से, मैं कई छात्रों से मिली हूँ अलग अलग छोटे शहरों में भी, पिछली बार औरंगाबाद में मिली, कहीं और मिली राजस्थान में, जो 8वीं के बाद वो बोर्डिंग स्कूल में है, चाहे वो गांव से आए हैं, ज़मीन बेच के आए हैं, बोर्डिंग स्कूल में बैठे। और ये तो प्रॉक्सी से अटेंडेंस हो रहा है, स्कूल का अटेंडेंस प्रॉक्सी, क्योंकि जो कोचिंग इंडस्ट्री उनको एडमिशन दे रही है वो उनका अटेंडेंस भी दिलवा रही है। तो हमने बिल्कुल ही स्कूली शिक्षा को, जिसके लिए हम बहुत बहुत अहम जोर देते हैं कि हाँ ये 12 साल नींव बनती है बच्चे की, हमने उसको दरकिनार करके उनको वहाँ ऐसे जेलों में जैसे बंद कर दिया है। वहाँ छात्र कहते हैं कि हमारे टीचर्स हमको कहते हैं दोस्त मत बनाना, डोंट मेक फ्रेंड्स, दे आर ऑल योर कंपेटिटर्स। तो अगर 12 साल 13 साल के बच्चों से हम ये सिखा रहे हैं उनको कि पढ़ाई का मतलब कंपटीशन, दे आर ऑल योर कंपेटिटर्स, दोस्ती भी मत करना, तो हम शिक्षा की मूल थ्योरी, जो मूल उसका सिद्धांत है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब हम, इट्स अ सोशल प्रोसेस, हम मिल के सीखते हैं, हम मिल के सीखते हैं। 4 लोग बैठे हैं, कहीं और बैठे, तभी हमने ऑनलाइन का विरोध किया था। ऑनलाइन नहीं सीखते हम, तो ये हमने बिल्कुल, एक तो ऑनलाइन साथ हमने जोड़ दिया है कि आप वो कर लीजिए, आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। उसके साथ अब ये कि अगर आगे एडमिशन चाहिए तो ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ को भी नहीं, उससे भी कम छांट लो और जितनी क्षमता है, जितना आप पे कर सकते हो, क्योंकि वो तो आपको कोचिंग और ये सब मिलेगी। कल परसों मैं बात कर रही थी, जो नीट के आंकड़े RTI से निकले थे, जो कह रहे थे कि 18 लाख में से 12 लाख लगभग रूरल एरियाज के हैं। यही लोग बताते हैं कि ये जो CBSE का एग्ज़ाम भी है, कि हम कितना, CBSE तो एक छोटा बोर्ड माना जाता है, मतलब लगभग 10% बच्चे, बाकी सब स्टेट बोर्ड्स तो इससे कहीं बड़े हैं। महाराष्ट्र बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स इससे कहीं नंबर, स्कूल के नंबरों में भी ज़्यादा स्कूल हैं। ये 30,000 स्कूल, यहाँ का ही हमने हाहाकार देख लिया है। जबकि ये सारे इम्तिहान बहुत आराम से होते हैं, हो सकते हैं, और टीचर्स हमारे सक्षम है कि हम वो, बल्कि टीचर्स की जो दुविधा है, टीचर्स ने कहा है कि हमें इस टाइम ये जो ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग में बिठा दिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादती है। आप सुन रहे हैं, आज भी पेपर में आया, आज टेलीग्राफ में भी आया है कि प्रिंसिपल्स नाम ले रहे हैं, पर कह रहे हैं एक तो स्कैनिंग इतनी ख़राब थी, दूसरे टीचर्स इतने परेशान थे कि उन्होंने 2-3 सवाल उनको समझ आ गए, बाकी उनको समझ नहीं आए, दिखे नहीं, स्कैनिंग ख़राब हो गई। उन्होंने कहा अब इसको कैसे वापस करो, चलो एवरेज मार्क्स दे दो।
तो वो प्रिंसिपल्स कह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स में तो शायद जिनको कम नंबर आने वाले हैं उनको थोड़े ज़्यादा मिल गए और जो हायर अटेनर्स हैं उनको बहुत कम मिले हैं। फिजिक्स मैथ्स में तो बहुत कम मिले। तो इसलिए ये क्या है, ये हम जानते हैं कि इसका टेंडर कैसे, इसका क्या घोटाला हुआ है, वो एक छात्र सार्थक ने ही उसका टेंडर पता किया है। मेरी उन दोनों से, सार्थक और निसर्ग से, पैनल डिस्कशन के दौरान बात हुई और फिर बाद में मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे थे कि क्या उनको क्या लगा। उनको खुद लगा कि मेरे आंसर शीट में कुछ दिख नहीं रहा है, ये हुआ कैसे, ये कहाँ पर, ये किस कंपनी ने इसकी स्कैनिंग की है। और उसने 570 टेंडर्स देखे हैं। तो हमारे यही जिज्ञासु छात्र जो हमारे सिस्टम से एक जिज्ञासा सीखना चाहिए, उनकी पहचान बननी चाहिए, उनकी एक समझ बननी चाहिए, उनको पूरा स्कैफोल्डिंग चाहिए, वो आज अपने आप बैठकर वो ये पता कर रहे हैं कि मेरे इम्तिहान का जो मार्किंग है इतना ख़राब क्यों हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात कि अपने लिए नहीं, निसर्ग ने कहा कि मेरे सामने तो सब कुछ खुला था, सब कुछ, सारे नंबर सबके। और मुझे ये भी मालूम था कि ये टीचर इस स्कूल में पढ़ाते हैं और उनकी लिस्ट है ये। तो उसने जाके तुरंत इन्फॉर्म किया। उसने कहा, मतलब ये बच्चे भी खुद कह सकते थे कि वो कहते हैं किसी की भी नंबर हम बदल सकते हैं, इन्होंने नहीं बदले। तो ये कहाँ से, ये मैच्योरिटी, ये समझ, ये इस तरह की मैं क्या कहूँ कि इतनी यंग उम्र पे इतनी जिम्मेदारी, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी कि वो झट से लिख रहे हैं हर को, और जवाब नहीं भी आ रहा फिर भी लिख रहे हैं कि भाई ये हो रहा, ये हो गया, ये सारा खुला है पोर्टल आपका। मगर उसको तब तक, जब तक मेरी बात हुई थी, उसको किसी ने थैंक भी नहीं किया था, कोई धन्यवाद भी नहीं मिला था, उसको बार बार डिनायल मिल रहा था। सीबीएसई कह रही थी नहीं, तुमने जो पोर्टल देखा वो गलत पोर्टल है, वो हमारा टेस्ट पोर्टल था। मई 31 के बाद भी उसने बताया, आपने कहा आपने सेट कर दिया, ये देखिए। उसने कुछ मीम डाल दिया, उसने ये डाल दिया, उसने कहा ये देखिए खुला हुआ है सारा। तो ये क्या हो रहा है? तो हम एग्ज़ाम पे नाम पे ये जो संस्था बनी है, इस पे अविनाश ज़्यादा बात करेंगे, NTA। बट CBSE जब एग्ज़ाम लेती थी तो मैं गवर्निंग बॉडी में थी, मुझे मालूम है तब भी ये लोग बहुत एंट्रेंस टेस्ट ले रहे थे और सवाल पूछा जा रहा था गवर्निंग बॉडी में कि आप क्यों इतना अपना समय और इतना, जबकि उनका पूरा नेटवर्क है, सरकारी स्कूलों के साथ, सरकारी संस्थाओं के साथ वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा सकते थे, कराते भी थे, पर उनसे सवाल पूछा जा रहा था और ये भी था कि बहुत रेवेन्यू अर्निंग है। तो जैसे ही ये निकला, पॉलिसी में आया कि NTA बनेगी, तब से एकदम CBSE में भी थोड़ा सा उनको घबराहट हो रही थी कि उनका जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था, जिस माध्यम से उनके हाथ से छीन लिया जाएगा, और वही हुआ। पर किसमें हुआ? NTA जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। CBSE तो पार्लियामेंट्री एक्ट से बनती है इस तरह की बॉडीज़, जो बोर्ड जिसकी इतनी जिम्मेदारी होती है कि इतने छात्रों का इतना गोपनीय काम करना और जिम्मेदारी से करना, उसका कुछ एक जवाबदेही होती है। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोई भी रजिस्टर करा ले, जैसे कोई स्पोर्ट्स सोसाइटी है, कुछ है, वैसे रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोई जवाबदेही नहीं है, CAG के अंडर कुछ नहीं। तो ये भी जब अब पार्लियामेंट्री कमेटी ने इनको बुलाया तो केवल बुलाया, अब उसका कोई एक्शन पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं ले सकती इन पर, केवल एक गुजारिश कर सकती है, ये मिनिस्ट्री के सामने रख सकती है। तो ये एक और चीज़ जो ये नीट के भी आंकड़े अगर हम देखें, ये एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ड्रॉप आउट लेवल है, हम देख रहे हैं कि इसी रिपोर्ट में भी देख रहे हैं कि किन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, सेकेंडरी लेवल के बाद ही। सेकेंडरी लेवल में अगर हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल में 20% स्कूल आके भी ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, असम, कर्नाटका, ये सब 20 से 17% तक है। तो एक तो शिक्षा की अपनी हालत क्या है, हम किस गुणवत्ता की शिक्षा दे पा रहे हैं जब इतनी मशक्क़त करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फिर जो 12वीं तक पहुंच के इम्तिहान ले रहे हैं, उनके साथ हम क्या मजाक खेल रहे हैं। और जब वो फिर अप्लाई करते हैं कहीं पर, जैसे नीट, जिसमें कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत गांव से भी 18 लाख ने इस बार इम्तिहान लिया, लगभग तो 12 लाख कहते हैं कि छोटे शहरों और गाँव से भी स्टूडेंट्स थे, ये RTI के लोगों ने बताया।
तो ये और अगर उनके हम देखें रिजल्ट्स, तो ये एनटीए क्या बताती है हमको? एनटीए तो कोई आंकड़े देती ही नहीं है, बल्कि करियर 360 और ऐसी संस्थाएं जो आरटीआई डाल के आंकड़े लेते हैं कि किस स्टेट में कितने लोग ये इम्तिहान ले रहे हैं नीट का। तो इसमें स्पष्ट दिख जाना चाहिए कि क्या स्टेट्स है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, देश की सबसे ज़्यादा 2.5 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपियर हो रहे हैं और 1.3 लाख क्वालिफाई हो रहे हैं। उसी तरह राजस्थान में 1.25 लाख स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं और 1.25 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाइड डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये कहाँ से? इसका कोई ताल्लुक ही नहीं उनके स्कूल सिस्टम से। कितने लोग बोर्ड में बैठे, ये नीट जो है अपना ही खेल खेल रहा है, क्योंकि ये कोचिंग इंडस्ट्री का खेल है, हम जानते हैं। तभी आज जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो हम हैरान हो गए। चंद्रचूड़ जी क्या कह रहे थे 2 साल पहले? कह रहे थे नहीं आप सीकर का नाम क्यों लेते हैं? लोग ऐसे शहरों में जाते हैं जहाँ मार्किंग लीनियंट होती है। ये मैंने नोट करके रखा कि सुप्रीम चीफ जस्टिस हमको कह रहे हैं ये मार्किंग लीनियंट होती है, जब तो वो तो टिक सिर्फ मतलब वो तो मार्किंग मैकेनिकली मशीन स्कोरेबल होती है। तो ये क्या हो रहा है और क्यों अभी तक ये सामने नहीं आया? अगर एक संस्था है जो इम्तिहान लेती है तो उस संस्था का काम अकादमिक काम है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। कितना अच्छा एग्ज़ाम हुआ वो इससे नहीं पता चलता कि आपको 99% आ गए या 100% आ गए। क्या दिखा, क्या सीखा, क्या हमने आकलन किया उनकी सीखने की क्षमता का? और ये आंकड़े जो दिखाते हैं कि इतने ज़्यादा लोग एक ही जगह जाके क्यों एक एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, उसमें सवाल तक नहीं पूछा। तो एक एकेडमिक संस्था हो, इस तरह की हमको संस्थाएं नहीं चाहिए। हमको सीबीएसई ऐसा नहीं चाहिए, बल्कि हम चाहते हैं कि अभी भी जो ये इवैल्यूएशन हुआ है सीबीएसई में, हमारे टीचर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम दोबारा आके इसको रीइवैल्यूएट करेंगे बिना इस ओएसएम के। हम 10 दिन में इसका पूरा रीवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि इंसाफ तभी होगा। तो अगर हम स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ चाहते हैं, टीचर्स कहते हैं हमारे बच्चों के साथ इंसाफ चाहिए, तो रीइवैल्यूएशन बिना उनसे पैसे लिए। आप सोच सकते हैं 700 रुपये मांग रहे थे एक स्टूडेंट से एक रीइवैल्यूएशन के लिए। और एक लड़का है जिसको मैंने सुना, जो स्पर्श तंवर कह रहा है, मुझे वास्तव में इतना दिल को छुआ, कह रहा है कि मैंने 3 दिन लगातार उस पोर्टल पे कोशिश किया, रीइवैल्यूएशन का नहीं हो रहा था। अब तीसरे दिन रात के 3 बजे मैंने उसको डाल सका अपना एप्लीकेशन और पैसे जमा कर सका। पर मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ, उन लाखों लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको मालूम भी नहीं कि उनके मार्क्स क्या आए हैं, उनके पास कंप्यूटर भी नहीं, वो ये नहीं रीइवैल्यूएशन करने पड़ेंगे। एक छात्र हमको बहुत नैतिकता सिखा रहे हैं, हमारे ही छात्र, और हम अपने कान बंद करके बस ये मार्किंग वो मार्किंग ओएसएम। और सबसे ज़्यादा सीबीएसई ने अपने छात्रों के माध्यम से और प्रिंसिपल्स के माध्यम से ऐसा झूठा कैंपेन चलाया कि शर्मनाक है। प्रिंसिपल्स को स्क्रिप्ट दे दी कि ये पढ़ो कि ओह एएसएम इज द मोस्ट मार्वेलस वे ऑफ असेसिंग, द फेयरेस्ट असेसमेंट विल बी डन थ्रू एएसएम। स्टूडेंट्स को वो भेज दिया और कहा कि वीडियो बनाओ, रील बनाओ। हम सोच सकते हैं कि ऐसी संस्था एक स्टूडेंट्स का आकलन करने वाली संस्था है जो झूठ बुलवा रही है उनसे, और झूठ रील और ये सब डलवा रही है। और एक स्टूडेंट ने लिखा अपने रेडिट के उसमें कि मेरा स्कूल पगला गया है, मैं तो पिछले साल पास हो गया था, मैंने तो ओएसएम भी नहीं किया, मुझे कहा रील बनाओ। तो हम ये सिखा रहे हैं। ये संस्था अकादमिक नहीं है, ये संस्था नैतिक नहीं है, इस संस्था का कोई काम नहीं है हमारी शिक्षा में। धन्यवाद। साथियों, हमारा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ एआई फुक्टो, हम भी जिसकी मैडम नंदिता नारायण जी चेयरपर्सन है जेएफएमई की, हम भी उसके एक पार्ट हैं। और 2020 से जब से एनएपी 2020 का देश में लागू किया इन्होंने ज़बरदस्ती, तब से हम इसका निरंतर, हमारा संगठन पूरे देश भर में इसका निरंतर विरोध कर रहा है। और जब तक ये वापस नहीं होगा, ये तब तक हम विरोध करते रहेंगे। दूसरा,
ये अभी भी हमारे जो डिमांड चार्टर है उसमें पहले नंबर की हमारी डिमांड है कि रिपील हो NEP 2020। आज के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, मैं अपने संगठन की तरफ से जो आयोजक हैं हमारे साथी, इन लोगों के साथ अपनी सहभागिता और समर्थन व्यक्त करता हूं। और चूँकि एक्सपर्ट्स यहाँ हैं जिन्हें विस्तार से अपनी बात रखनी है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिता जी ने बहुत सारी बातें की हैं और उसमें इजाफ़ा करने का कोई इम्कान भी नहीं है। बहरहाल सिर्फ आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बिगड़ी है कुछ ऐसी कि बनाए नहीं बनती। जब से NEP 2020 का उसे लागू किया जा रहा है, हम लोगों को एहसास होता है कि पढ़ाई लिखाई के साथ एक तरह का खेल किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल, ये एक बहुत ही सेक्रेड जगह है जहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने लिखने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। उस इल्म हासिल करने की फ़िज़ा में टीचर मौजूद है, स्टूडेंट मौजूद है, इल्म मौजूद है, लेकिन इसको किस तरह से ख़राब किया जा रहा है, अगर इसको देखना हो तो NEP को लागू करना और उसको ख़राब करना दोनों बराबर है। ऐसा माहौल ख़राब हो चुका है कि बच्चों को भी नहीं मालूम है कि उनका भविष्य क्या है, उनका मुस्तकबिल, उनका आने वाला समय कैसा होगा। 4 साल का BA, आप सोचिए कि 3 साल तक पढ़ाई हो रही थी, वहाँ 3 साल तक कितना टेम्पो रहता है इंसान के अंदर, कितना स्टेमिना रहता है। उसे भी एक ब्रेक चाहिए, और ब्रेक इसलिए नहीं कि 4 साल का और गैप कर दीजिए, कम से कम ब्रेक इस तरह से चाहिए कि कोर्स को बदल दिया जाए। हमें अभी भी याद है कि जिस वक्त MPhil को हटा दिया गया था, और MPhil ऐसा लग रहा है कि MPhil कभी हमारे करिकुलम में, हमारे माहौल में, हमारे समाज में था ही नहीं। इस MPhil के हट जाने से जो जिस तरह का एहसास हम टीचरों के अंदर होता है, वो ये है कि एक लाकुना, एक गैप, एक हाइटस इल्म के अंदर पैदा हो गया है। बग़ैर MPhil के एक स्टूडेंट MA से PhD में आ जा रहा है, और वो भी कोई क्राइटेरिया फुलफ़िल किए बग़ैर, किसी तरह की तरबियत के बग़ैर जब वो PhD में आता है तो हमें मालूम होता है कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। इस नुकसान का एहसास सिर्फ पढ़ाने वाले को हो सकता है, हत्ता पढ़ने वाले को भी नहीं होता है। इसलिए क्योंकि पढ़ने वाले के अंदर इतना तजुर्बा नहीं है कि उसको एहसास हो पाए कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। ना उसकी उम्र उतनी है, ना उसके अंदर उतनी पुख्तगी है, ना उसके अंदर उतना तजुर्बा है। तजुर्बा अगर है, वाइस चांसलर को नहीं होता है इसका तजुर्बा, रजिस्ट्रार को नहीं, क्योंकि वो एकेडमिक प्लेयर्स नहीं है। एकेडमिक प्लेयर्स जो हैं वो 3 हैं, एक इल्म है, एक इल्म हासिल करने वाला है, एक इल्म देने वाला है। तो जो इल्म देने वाला है उसका जो तजुर्बा होगा वो एक वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार का नहीं हो सकता। वो तो अकाउंटेंट है और जनरल मैनेजर है, उससे ज़्यादा उनका कोई मर्तबा नहीं है। और मिनिस्टर की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर क्या जाने एजुकेशन क्या है। इस एजुकेशन को समझने के लिए किसी पढ़ाने वाले से पूछे कि वो क्या हो रहा है, और उसके दिल से पूछे कि पढ़ाई लिखाई का हाल क्या है। आप यकीन कीजिए, सिर्फ एक MPhil के हट जाने से इल्म का जो ढांचा है उसको कितना नुकसान पहुंचा है उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूं। अगर उसको बयान करने में बैठूंगा तो रात हो जाएगी। इतना नुकसान हुआ है बच्चों का, पढ़ने वालों का, और इल्म का, और यूनिवर्सिटी का, और पूरा एजुकेशन सिस्टम का। जब ये है हमारा एहसास, ये हमारी सेंसिबिलिटी है, तो अब आप सोच सकते हैं कि NEP के अंदर सिवाय एक जिसको हम कहते हैं कि डॉन क्विक्सोट और सांचो पांजा जैसे एडवेंचर्स के और कुछ है नहीं।
आप खेलते रहिए, खेलते रहिए, खेलते रहिए, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलिए, उनके समाज के साथ खेलिए, उनके भविष्य के साथ खेलिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जॉइंट फोरम है अपनी नौइयत का सही फोरम है, जो इल्म को किस तरह से बचाया जा सकता है इस तरह के दरिंदों के हाथों से, इस तरह के ना तजुर्बाकार लोगों के हाथों से। ये फोरम का जो भी कदम उठेगा हम लोग उसके साथ हैं और उनके शाना बशाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिता, थैंक यू अनिता फॉर दिस वंडरफुल, इतना डिटेल आपने बताया। मैं तो इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि इस देश का दुर्भाग्य ये नहीं है कि पेपर लीक होता है यहाँ। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इतने पेपर लीक होने के बावजूद हम NTA जैसी संस्था को एक्सेप्ट किए हुए हैं और वो आज भी एग्जिस्ट करती है। तो मैं यहाँ से बात करके JFME के इस प्लेटफॉर्म से जितने भी छात्र, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जो NTA और जो इस मूवमेंट में आज सड़क पर उतरे हुए हैं, उन सबको अपनी सॉलिडारिटी पेश करता हूं। और ये यहाँ से आज ऐलान करते हैं कि अगले कुछ समय में अगर ये NTA जैसी संस्था को पूरी तरह से निरस्त करके इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को वापस नहीं दिया गया तो सड़क पे शिक्षक भी दिखेंगे, और उसके लिए हम लोग अपनी तैयारी करके आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। तो जो अनीता जी कह रही थी, एंड यू नो व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से कि हम क्या ऐसी संस्थाओं को कैसे एक्सेप्ट करते हैं जो हमें ये सिखाता हो कि झूठ बोलो और ये ऐसा आप डील करो। तो मैं NTA की थोड़ी सी हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा और उसमें ये बताना चाहूँगा कि NTA का क्रिएशन ही इसीलिए किया गया था कि जो क्रिटिकल थिंकिंग, जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जो ऑटोनमस थिंकिंग है, उन सबको कुचलकर एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ यू नो थिंकिंग होनी चाहिए। और वो कहाँ से होगा? तो वो एक ऐसी संस्था बनाकर होगी जिसमें सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सारे स्टेट यूनिवर्सिटी, सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आप जो है एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और NTA सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस नहीं लेता है, वो कई सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स भी लेता है। और मैं उसकी पोल अभी थोड़ी देर में और भी खोलने वाला हूँ कि वहाँ क्या चलता है। तो ये जो अनीता ने कहा, और जो अनीता ने कहा कि जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि वो किसी के प्रति अकाउंटेबल ना हो। ऐसा नहीं है कि देश में NTA पहली बार कोई ऑल इंडिया टेस्ट जैसा कुछ इन्वेंशन करके आया हो। ऑल इंडिया टेस्ट पहले भी होते रहे हैं और होता और कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऑल इंडिया टेस्ट लेते थे, लेकिन उस ऑल इंडिया टेस्ट के पीछे इंस्टीट्यूशंस की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी होती थी। आज भी आप देखिए कि क्लैट, जो कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज भी पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम लेती हैं और उनके पेपर्स लीक नहीं होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी है कि अगर पेपर लीक होगा तो उनका जो प्रेस्टीज है वो स्टेक पर है। नाउ NTA का क्या स्टेक पर है? वो है क्या? वो तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की पपेट है, जैसे वो उसको कहेगी वैसे ही, चाहे वो ग्रेड से लेकर के हो, चाहे वो और एग्जाम में रीवैल्यूएशन की बात हो, सारा डिसीजन तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेता है, मिनिस्टर लेते हैं। तो NTA जैसी संस्था फिर है क्यों? तो वो बेसिकली इसलिए है कि वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, और मैं इसलिए इसको ये कह रहा था कि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का कोई अगर टेक्स्ट बुक केस होता है तो दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, एक है SIR और दूसरा है NTA। इन दोनों को आप अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं। वो मैनिपुलेट इसलिए किए जा रहे हैं कि एक्सक्लूजन हो, और उस एक्सक्लूजन का बिल्कुल एविडेंस बेस्ड आपको एग्जांपल देता हूं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोफाइल को देख लीजिए पिछले 7 सालों में, आपको दिखेगा कि वहाँ पे गरीब बच्चों की संख्या में कमी आई है, आपको दिखेगा कि वहाँ पे महिलाओं की संख्या में कमी आई है, आपको दिखेगा कि वहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी कम हुई है। JNU में हमने बताया कि 2017-18 में NTA से पहले जहाँ पर 53% महिलाएं होती थी, 2023-24 में वो घटकर 41% हो गई। तो ये जो बड़ा गैप आपको दिख रहा है, इसी तरह से रीजनल डाइवर्सिटी में, रिलीजियस डाइवर्सिटी में आप देखिए कि कैसे कुछ एक चंद पॉकेट से, जो आप बता रही थी अनिता की सिकर में, और वैसा एग्जाम्पल मैं आपको रिक्रूटमेंट से दूंगा हमारे अपने यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्पल को लेकर के, कि कैसे केवल 2 सेंटर्स में से सारे नॉन टीचिंग स्टाफ, जो अगेन NTA की अपनी कैपेसिटी कुछ भी नहीं है,
उसके पास अगर मैं बताऊं तो 22, और ये संख्या बदलती रहती हैं, ये मैं 2024 की बात बता रहा हूं जब राज्यसभा क्वेश्चंस में मिला, क्योंकि बाकी चीज़ें वो डिटेल ना तो वेबसाइट पे देती है ना तो वो कहीं पर प्रेजेंट करती है, क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं है। तो उसके पास 2024 में 22 स्टाफ थे डेपुटेशन पर, 39 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ थे उसके पास, ये राज्यसभा में उन्होंने रिप्लाई किया था, और 132 आउटसोर्सिंग थी। अब बताइए आप कि ऐसी संस्था बनाते हैं जो पेपर सेटिंग से लेकर के इवैल्यूएशन से लेकर के रिजल्ट डिक्लेरेशन सब कुछ आउटसोर्स करता हो। तो जब आपने एक पूरी प्रक्रिया ही प्राइवेटाइजेशन की ऐसे कर ली है, कमर्शलाइजेशन ऐसा कर लिया है कि आप उसके रेवेन्यूज़ को देखिए, हज़ारों करोड़ वो लेते हैं अपने रेवेन्यू में। उनको देखिए आप 2017-18 से लेकर के आप 24 तक देखें, 1065 करोड़ रेवेन्यू था उनका, और उसमें से वो बताते हैं कि 1020 करोड़ उन्होंने खर्च भी कर दिए, और वो खर्च किस लिए करते हैं? ये पेपर लीक करवाने के लिए। तो जो ये सिस्टम उन्होंने बनाया है उसमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के एक डेटा से मैं कोट करता हूँ कि उन्होंने बताया कि 7 साल में एनटीए की इतनी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं कि 4400 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हैं, और लगभग 23,000 के रेवेन्यू केसेस हैं, और लगभग 900 के आसपास में सिविल केसेस हैं उसको लेकर के। तो आपने स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, टीचर्स को किस तरफ धकेल दिया कि वो अपने एकेडमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, कि वो अपने फ्यूचर में जो आपने उसको बर्बाद कर दिया उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ें। और उसकी लड़ाई का एक पहला एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब एनटीए की शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा कि उस समय हमारे यहाँ पर अब तो वो पद्मश्री हो गए हैं, इसलिए उनका नाम भी थोड़ा उस हिसाब से लेना पड़ता है। सो मामिजाला जगदेश कुमार हमारे वाइस चांसलर थे, और वो उसके गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन भी थे, और उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट जेएनयू में लाने की कोशिश की कि सारा एंट्रेंस टेस्ट, चाहे वो 2000 एमए का हो या पीएचडी का हो, सारा एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने दे दिया। तो जेएनयू के 27 शिक्षक इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, और मैं कोर्ट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज अगर कोर्ट कुछ भी कहे, और कई सारे अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने कॉकरोच और पैरासाइट जैसे वर्ड्स यूज़ किए, वो अब भी अब जा कर के कह रहे हैं नहीं यूथ तो बड़े इंस्पिरेशनल हैं और ये हैं। तो वो हम लोग जब दिल्ली हाई कोर्ट गए थे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे इतनी बढ़िया रिसर्च की हुई एक पिटीशन को सुना नहीं, और हमें मजबूर किया कि आप ऑब्जेक्टिव ओएमआर मतलब कंप्यूटर बेस्ड करो। अब क्यों नहीं करते हो? आप तो ऐसे ही विरोध करते हो। और हमने उनको बताया कि दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो पीजी और जो पीएचडी के एंट्रेंस हैं वो एडमिशन्स इस तरह से नहीं होते हैं, वहाँ आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। आप देखिए ना, आप क्लैट का एग्जाम देख लीजिए, जुडिशरी एग्जाम, अभी जुडिशरी ने अभी तक अपना एग्जाम एनटीए क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को ख़त्म कर देगी, तो उन्होंने अपने को उसको बचा रखा है। आप देख लीजिए एमबीए का एग्जाम एनटीए क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो लोग अपनी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को वहाँ पर उन्होंने उतना स्पेस दे रखा है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को पूरी तरह से और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उन्होंने एनटीए की शुरुआत की। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एनटीए बाकी के जो रिक्रूटमेंट करता है उसके रिक्रूटमेंट के क्या तरीके हैं। अब ये एक कंप्लेन है जो जेएनयू में जो नॉन टीचिंग स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसको लेकर के 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, 24 में और समटाइम्स रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और ये 25 में एक कंप्लेन आई थी जिसमें एक डिटेल्ड अकाउंट बताया गया है उस कंप्लेन में कि कैसे केवल 2 सेंटर्स से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, एक ही परिवार के लोग सेलेक्ट हुए हैं, और उसमें कैसे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स और एनटीए के ऑफिशियल्स और जो आउटसोर्स्ड लोग थे उनकी मिली भगत से कैसे उन्होंने उसको 10-10, 20-20 लाख रुपए दे करके उसको फिक्स किया है। ना तो सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर्स फिक्स थे बल्कि उनके अपॉइंटमेंट्स भी फिक्स थे। लेकिन ये 2025 से पड़ी है कंप्लेन, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अभी इसलिए कैंपस में क्या माहौल चल रहा है? कुछ नहीं होगा, पावर में लोग बैठे हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। आपने अगर कंप्लेन लिख भी दिया, आपने अगर सबको बता भी दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पब्लिक नॉलेज में भी होने के बावजूद आपने क्या किया? उन सबको आनंद फानंद में जल्दी से परमानेंट किया गया, उनको ऑब्जॉर्व कर लिया गया, उन सबको विदाउट एनी इंक्वायरी उन सबको एब्जॉर्व कर लिया गया। ये पूरी रिपोर्ट है। मैं चाहूँगा कि हमारी मीडिया के साथी इस रिपोर्ट को देखें और उसके बारे में सोचकर ये बताएं कि ये क्या चल रहा है। ये एनटीए की मतलब पिछले 7 साल में जो हमने कहा कि ये दिस वॉज वी हैड ऑलरेडी सेड इट एंड वी डोंट फील प्राइड इन सेइंग कि वी हैड सेड इट। व्हाट इफ वी सेड?
बिकॉज वी कुड नॉट स्टॉप इट बिकॉज यू डिड नॉट अलाउ अस टू डू एनीथिंग। तो उसका एक ही तरीका देयरफॉर बचता है कि हम एनटीए के खिलाफ स्टूडेंट, टीचर्स, कर्मचारी, पेरेंट्स सब एक साथ एकजुट होकर लामबंद हो और इस व्यवस्था को जब तक एनटीए स्क्रैप नहीं होता, जब तक यूनिवर्सिटीज़ को अपनी एग्जामिनेशन लेने की स्वायत्तता नहीं दी जाती, जब तक इस तरह के जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जितने भी पेपर लीक और पाया गया उस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी कर उन लोगों को सज़ा नहीं होती है, तब तक मुझे लगता है कि इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं सीमित रहनी चाहिए। हमें इसको लेकर सड़क तक जाना होगा और हमें इस बात को बताना पड़ेगा कि हम इसको अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। सो वी हैव बीन लिसनिंग टू ऑल आवर टीचर्स जिन्होंने बहुत डिटेल में यहाँ पर अपनी बात को रखा है। हम लोग पिछले कई सालों से ही देख रहे हैं किस तरीके से पेपर लीक्स की घटनाएं हो या इस बार सीबीएसई का जो पूरा स्कैम हुआ है हम सभी लोग देख रहे हैं। एंड वी ऑल नो कि ये कोई भी आइसोलेटेड घटना नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर किया जाता है कि सरकारी संस्थाएं तो काम नहीं करती हैं, गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं वो काम नहीं करती हैं, तो प्राइवेटाइजेशन के लिए एक ग्राउंड हमेशा प्रिपेयर किया जाता है कि हमें अब प्राइवेट संस्थाओं की ज़रूरत है या और एक संस्था को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और उसी प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं कि एनटीए आ रहा है या सीबीएसई ने जो कोएम्ट एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड जो ऑलरेडी तेलंगाना के एक केस में फंसा हुआ है, ऐसे एक इंस्टीट्यूशन को वो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक ग्राउंड प्रिपेयर करते हुए इस प्रोसेस में घुस रहे हैं। और डेफिनेटली जो बात यहाँ पर ऑलरेडी आई है और जिस बात को हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं कि जो प्रोसेस पहले से चला आ रहा था 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जिस प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश की जा रही है वो है सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस। एक बॉडी रहेगी, एक एग्ज़ाम रहेगा तो वहाँ पर करप्शन करना आसान है, डिस्क्रिपेंसीज होना आसान है। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है ये प्रोसेस सिर्फ एकेडमिक तौर पर या सिर्फ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए एक टेक्निकल प्रोसेस की बात नहीं है, बल्कि पूरा जो एजुकेशन का जो एसेंस है, अनीता मैम जिस बात को बोल रही थी कि हम लोग अगर सड़क पे जा रहे हैं और वहाँ पर सड़कों पे जो लोग रात में सो रहे हैं उनको देखकर अगर हमारे मन में कोई संवेदनशीलता नहीं पैदा हो रही है तो ये हमारे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरीके के इंसान पैदा कर रही है। तो ये सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये सिर्फ टेक्निकली कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बात नहीं है, बल्कि एजुकेशन के एसेंस को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, सवाल करने की मानसिकता को, क्रिटिकल माइंडसेट को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, इस प्रोसेस को लाने के लिए सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और यही बहुत समय नहीं है हम लोग के पास, तो यही बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। और AIDSO जो लगातार पूरा देश भर में ही इस मूवमेंट में लगातार शामिल है, हम लोग JFME के साथ मिलके इस मूवमेंट को जैसा सर बोल रहे थे कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नहीं होगा, हम लोगों को ग्राउंड पे इस मूवमेंट को लेके जाना है। वी हैव टू रीच आउट टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड ऑल द कॉमन पीपल। तो सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सस्टेन्ड मूवमेंट हम लोग बिल्ड करेंगे, यही प्लेज के साथ हम लोग यहाँ से जाए, यही कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। Thank you. We are all here in solidarity with the struggle that is happening in the streets, and we are here to echo that ethical question which was earlier referred to in the press conference by the previous speakers. This ethical question is when will we stop pretending and when will we stop being indifferent to the corruption that they have centralized, that they have nationalized in an open, manner. That is the real question. Whether it is entrance examination, whether it is recruitment examination, whether it is this whole process of 4-year undergraduate studies, what RSS and its representatives in the government, what they are pushing is a clear attempt, is a clear way to demolish any kind of democratic education system. They don't want accountability. So you may think that this is an outrageous claim or an accusation, but this has happened in the central universities. This has happened across the states. The way they have recruited faculty, the way they have
conducted entrance examinations. It is not just the case of JNUTA non-teaching staff, it is the case of Delhi University teachers, it is the case of Delhi University non-teaching staff, it is the case of Delhi University PhD admission, where centers have been highlighted as completely hijacked and where they have got 60 to 70% success rate over the years. This is not about, this is not a secret anymore, but yet there is no fixing of accountability. We have seen how the judiciary is caving in. We have seen how the larger, middle class is refusing to, really come on street and support the resistance. That is the call that we have, we have to give from here. All of us are united in this solidarity attempt to highlight these issues. I hope you all will take note. We are with the students who are protesting, and we don't know what is going to happen with the 21st, that's the NEET exam. All kinds of spectacles, all kinds of nonsensical spectacle is unfolding before us. They are talking about involving Indian Air Force, what not, but we know that अंदर से इतना corrupt और खोखला है इनका पूरा मतलब attempt. They are trying to make us believe that everything is hunky-dory, everything is okay, but we know for sure that this corruption is deep set in the RSS majoritarian ideology. That is what they are bringing to education, and we need to oppose that. We are in solidarity with the resistance. Thank you. बहुत सारी बातें जो दर्द हम सबका है, टीचर्स का है, स्टूडेंट्स का है और पेरेंट्स का है, लेकिन दुख की बात यह है कि पेरेंट्स बेचारे नहीं जानते हैं। हम तो पेरेंट्स के बीच में रहते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। दे एक्सेप्टेड कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज अगर पेरेंट्स खड़े होते हैं, अगर जो दर्द हम लोग महसूस कर रहे हैं वो अगर पेरेंट्स के बीच में भी हो, स्टूडेंट महसूस कर रहे हैं, टीचर्स महसूस कर रहे हैं, पेरेंट्स ने जैसे इस 10-15 साल के डिस्पेंसेशन ने उनके ज़मीर को इस सांप्रदायिक जहर से दूषित कर दिया है, वो बिल्कुल सवाल करना भूल ही गए। वो सोच रहे हैं जो चल रहा है ठीक है, राजा जो करते हैं, वो सत्ता में हैं। कई लोगों से मैं बात करती हूँ तो अरे जो होता है वो ऐसे ही करता है, कांग्रेस ने भी किया था और भी कोई आएगा वो भी करेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उनको। तो ये शायद हम ही लोगों की कमी है कि हम लोगों ने इतने सालों में, या इस एजुकेशन सिस्टम की कमी है कि इस पूरे इतने सालों में 78 सालों में एक ऐसा क्राउड हम लोग नहीं खड़ा कर पाए, एक ऐसे जनरेशन हम पैदा नहीं कर पाए हमारी उम्र के या हमसे और छोटे जिनके बच्चे आज नीट और इसमें जा रहे हैं कि वो लड़ सकें। दिस इज द फेलियर ऑफ होल एजुकेशन सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब रिनेसांस पीरियड के लोगों ने स्ट्रगल किया था, जब सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले या राममोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यस देयर आर सो मेनी पीपल विच वी कैन टेक नेम्स, इवन रिवोल्यूशनरीज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ तक कि भगत सिंह, यहाँ तक कि लाला लाजपत राय और दूसरे लोग जिन्होंने एजुकेशन को रीढ़ समझा था, वो रीढ़ आज बिल्कुल चित्रे चित्रे हो गई है, टूट गई है, क्योंकि हम इतनी रीढ़ भी खड़ी नहीं कर पा रहे हैं कि लोग लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें। अभी जो बात आई कि टिक टिक टिक, अनीता मैम ने बहुत अच्छी तरह बताया। मैंने देखा है कि मेरे ग्रैंड डॉटर्स जब वहाँ सिंगापुर में 9th क्लास में थी तब उनसे रिसर्च पेपर लिखवाए जा रहे थे, तब उनको एडमिशन के लिए कि फर्दर स्टडीज़ के लिए यहाँ CUT में टिक टिक करवा रहे हैं, वहाँ पे उनके रिसर्च पेपर शुरू हो जाते हैं कि इस टॉपिक पे आप इतना बड़ा 5000 वर्ड्स का 10,000 वर्ड्स का ऐसे लिखिए। यहाँ सब कुछ अभिव्यक्ति ख़त्म कर दी है। हिंदी अंग्रेजी कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को साबुत नहीं छोड़ा, रीडिंग तक नहीं जानते बच्चे। तो ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी उसी मिशन को लेके 1989 से स्ट्रगल कर रही है लगातार, और उसी को लेकर अभी एक पार्लियामेंट आयोजित करी गई थी जन संसद, जिसमें 9-10 वाइस चांसलर्स ने भाग लिया था और सारे एकेडमिशियन पूरे देश का
इकट्ठा हुआ था और ये एक हिस्टोरिकल पार्लियामेंट में जो हम लोग 5 साल से एनईपी के विरोध में एक मूवमेंट चलाए हुए थे, उसके कंक्लूजन के रूप में अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉलिसी 2026 हम लोगों ने नहीं, देश भर के शिक्षाविदों ने तैयार करी। और हम चाहते हैं, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी चाहती है कि खाली क्रिटिसाइज कर देने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको लेकर लोगों के बीच में जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। वो कॉरपोरेट चाहता था, अंबानी बिरला रिपोर्ट में जो कहा गया वो उन लोगों ने चाहा, और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार बिल्कुल जोर लगा के और पूरा एनटीए जैसी संस्थाएं खड़ी करके और सीबीएसई बोर्ड को बर्बाद करके। बीइंग अ प्रिंसिपल फॉर 25 years आई हैव सीन द थिंग्स कि सीबीएसई बोर्ड कितना प्रतिष्ठित बोर्ड था, और जब हम जाते थे तो वहाँ पर क्लर्क और दूसरे लोग खड़े होके कि प्रिंसिपल मैम आए, अच्छा मैम बताइए क्या काम है। और इतना डिटेरियोरेशन हुआ कि जब मैंने छोड़ा तब वहाँ पर इतना कन्फ्यूज़न था, इतनी बर्बादी थी कि जब भी आप बच्चे का, कई बार तो मुझे वहाँ पर जाकर हंगामा खड़ा करना पड़ा कि बच्चे के सब्जेक्ट तक चेंज करने के लिए उसको इतना हरास किया जाता था। अगर बच्चे ने मान लो 11th में कोई सब्जेक्ट लिया और 12th में वो चेंज करना चाहता है तो वो इतना बड़ा महाभारत खड़ा कर दे रहे थे। तो कई बार मैंने चेयरमैन तक जाकर लड़ाई लड़ी, और उसी टाइम मैंने मुझे समझ आ गया था कि सीबीएसई बोर्ड को बर्बाद करके ये लोग ये इंटरनेशनल बोर्ड्स को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और विद्या भारती जैसे प्राइवेट बोर्ड्स को यहाँ पर जमाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने बीएसएनएल को बर्बाद किया, जैसे इन्होंने दूसरे सरकारी संस्थानों को बर्बाद किया। ये कोई ऐसी बात नहीं है, प्रधान को इसीलिए नहीं हटाया जा रहा, प्रधान कुछ गलत नहीं कर रहा, उनके लिए प्रधान बेस्ट कर रहा है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड बदनाम होगा। सीबीएसई को बदनाम किए बिना ये दूसरे बोर्ड के प्रति प्रतिष्ठा नहीं बना पाएंगे। रामदेव अपना बोर्ड बना के बैठा है, जानते हैं आप, रामदेव बोर्ड बना के बैठा है, भारतीय शिक्षा बोर्ड। विद्या भारती का बोर्ड तो ऑलरेडी वो लोग बहुत ताकत लगा के पूरे लाखों स्कूल उनके अंडर में काम कर रहे हैं। डीपीएस अपना बोर्ड बनाएगा, संस्कृति स्कूल अपने बनाएंगे, तो ये प्राइवेट बोर्ड छापेंगे और देंगे बस। तो ये लड़ाई बहुत गहरी है, बहुत लंबी है। और जेएफएमई जिस तरीके से इतने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे लोग इसके अंडर में हैं, तो होना ये चाहिए कि पूरे देश में शिक्षा का आंदोलन। अभी मैं इसमें एक बहुत अच्छे सरकार जो जवाहर सरकार का एक पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि इस बार एक बार हुआ था जब इसमें इमरजेंसी के टाइम कौन से उससे लड़ाई शुरू हुई थी, रेलवे से। इस बार लड़ाई शुरू होनी चाहिए शिक्षा से। इस बार शिक्षा को लेकर ये फील्ड है जहाँ पर हमें पूरे समाज को एकजुट करके लड़ने के लिए तैयार करना है और खड़े होना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आप इस दिशा में स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप ये दोनों पुस्तिकाएं लें, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास, आपको ज़रूर इससे लड़ाई को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, आज यहाँ पे जो बातें कही गई है उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। बस अभी ऐसा लगने लगा है कि पहले होता था ना कि स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई करने के बाद में शायद मांगते थे कि भगवान अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे मार्क्स आ जाए। अभी शायद पेपर लीक ना हो जाए भगवान, इस तरीके का शायद एक जो है नई प्रेयर जो है ये पैदा होनी शुरू हो गई होगी। साथियों, जिस तरीके से अनीता मैम ने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली है, मैं चाहूँगा कि मैं जिस स्टेट से आता हूँ, महाराष्ट्र, हमारे यहाँ पे लगभग 60,000 स्कूल्स को क्लोज़ कर दिया है। उसके साथ साथ कई हज़ार स्कूल्स जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को अडॉप्ट करने के लिए दिए गए हैं। एट द सेम टाइम जिस डिज़ाइन के तहत ये स्कूल बंद किए जाते हैं, बोला जाता है कि क्लस्टर स्कूलों का निर्माण हमें करना है, उसमें जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है वो हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट में ऑलरेडी मौजूद है। तो देखा जाए तो इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग आपके पास नहीं है, और इसका जो इम्पैक्ट जो है ख़ास तौर पे जो फीमेल एनरोलमेंट रेशियो जो है उस पर हो रहा है, दैट इज़ ट्रिमेंडस। और दिक्कत ये हो रही है कि इसके खिलाफ जो है, मतलब अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि अलग अलग स्टेट्स में हमें आज देखने को मिलता है कि स्कूल के लड़ाई को लेके जो है अभी पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके अपनी लड़ाई मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड आउटकम अभी उतना हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन शायद आगे जाके चीज़ों में बदलाव महसूस होगा। जिस तरीके से इस सरकार ने एक डिज़ाइन के तहत NEP को लाया और NEP के द्वारा
जिस तरीके से अपने संस्थानों में जो बर्बादी की शुरुआत की, उसको देखते हुए लगता है कि जैसे आज VBSA बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, उसी VBSA बिल के तहत जो है और ज़्यादा तबाही जो है, ग्रांट्स कम करके लोन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना। आज जामिया से लेके DU से लेके JNU तक हर जगह पे लोन्स बांटे गए हैं खैरात की तरह, और उसको वापस जो है आपको करना है, प्रिंसिपल अमाउंट हर साल 10% आपको रिटर्न करनी है, फीस आपकी बढ़ेगी। इस देश का शायद कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ये सस्ती शिक्षा के देने के लायक नहीं रहेगा, ऐसा सिस्टम इस देश में पैदा किया गया है। और सही बात है कि जिस तरीके से मतलब यहाँ पे साथी ने मेंशन किया था कि बिरला अंबानी रिपोर्ट, डेफिनेटली बिरला अंबानी रिपोर्ट का यहाँ पे जिक्र करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहिए कि जिस WTO के तहत इंडिया ने जो कमिटमेंट्स थी वो नॉन बाइंडिंग थी, लेकिन हमारी सरकार जो है वो फाइनेंस कैपिटल की इतनी क्या वो कदरदान है, शायद क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्यार है उनको कि जो नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट्स थी उसके तरफ जो है एक एक कदम बढ़ाने का जो है ये प्लान इस सरकार ने यहाँ पे पेश किया हुआ है। तो साथियों, जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स ने ही CBSE के पूरे फियास्को को एक्सपोज किया है, ये बहुत रीअश्योरिंग है हमारे लिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन इस लड़ाई में लंबे समय से शामिल है, चाहे वो WTO के खिलाफ दोहा डेवलपमेंट राउंड्स के दौरान जो 2015 में जंतर मंतर पे 7 दिनों का धरना दिया गया था, उस लड़ाई हो, उसके बाद में शायद नीट के अगेंस्ट पिछले 10 सालों से जब अनीता ने सुसाइड की थी तमिलनाडु में, जो पहली विक्टिम थी नीट की, तब से लेकर आज तक हम लोग संघर्ष में शामिल हैं, आगे भी शामिल रहेंगे। होपफुली JFME जो एक ब्रॉडेस्ट प्लेटफॉर्म है सभी संगठनों का, वो इसको लेके हम सब साथी मिलके एक मास मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड गुड इवनिंग। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ और इस क्रोनोलॉजी को आपको समझने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम इस साल जब 20 फरवरी को फिज़िक्स का पेपर हुआ था क्लास 12 का, इट केम इन द न्यूज़ बिकॉज देयर वाज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ NCERT फॉर 2026 और जो क्वेश्चंस आए थे, जिसमें क्वेश्चंस का पैटर्न्स एंड द कंटेंट, देयर वाज अ विजिबल डिस्क्रिपेंसी। बाद में आपको पता चला जब रिजल्ट आया और OSM हुआ, मैक्सिमम कंप्लेंट्स जो आए हैं, जो न्यूज़पेपर्स में आए, वो फिजिक्स के पेपर में आए हैं। सेकेंड वॉज व्हेन द मैथ्स पेपर हैपेंड ऑन 9th of March, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। 9th of March में जो मैथ्स पेपर आया, दैट पेपर वॉज नॉट मेंट फॉर क्लास। मैथ्स का जो सिलेबस होता है उसमें सिर्फ साइंस के बच्चे नहीं पढ़ते, कॉमर्स के भी पढ़ते, ह्यूमैनिटीज़ के पढ़ते हैं। तो पेपर क्योंकि एक आता है, इसलिए देर हैज़ टू बी अ स्टैंडर्डाइजेशन, देर हैज़ टू बी अ सर्टेन काइंड ऑफ, मतलब जिस कहीं का नॉर्मलाइजेशन है ताकि सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाए। बट उसमें आपका जिस तरीके का पेपर दिया गया जानबूझ के, जिससे लगता है कि सिर्फ जो JEE मेंस या उसके अबव के लेवल जो पढ़ रहे थे वही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाए, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये तो एक सबसे पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम, उसी दिन शाम को पता चला कि हर पेपर के ऊपर एक QR कोड होता है। दैट QR कोड से कोई रिक्रोल का रील आने लगा, जिससे लगता कि मैथ्स का पेपर कॉम्प्रोमाइज था। इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी वाज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन 9th March 2026। ये गया आपके CBSE के एग्जाम्स। 3rd में आपका नीट का पेपर हुआ। 12th मई को नीट का पेपर कैंसलेशन होने का डिक्लेरेशन आया। 12th में जो नीट का पेपर आपके कंडक्ट किए गए, एंड दिस आई कैन से फ्रॉम बिकॉज पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर नेट दे हैव कम कॉन्टैक्टेड अस, कि जिन जिन सेंटर्स में होते हैं, most of the centers don't have the basic infrastructure. Just because it's a pen and paper exam, इस पेपर को कंडक्ट करने के लिए जो मिनिमम आपके 46 डिग्री गर्मी में जिस तरीके का होना चाहिए, फैंस या पीने का पानी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का वो दिखावा करते हैं कि फ्रिस्किंग 1.5 घंटा पहले रिपोर्टिंग होना चाहिए, मैसिव फ्रिस्किंग, आप खाना नहीं ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स हैव अ 3 hour 15 minutes पेपर जिसका 1.5 घंटा पहले उनको रिपोर्ट करना होता है, और इसका मतलब है फॉर 5 hours दे आर नॉट इवन बीइंग गिवन वाटर। उनको वाटर का फैसिलिटी भी बहुत जगह पे नहीं है। इस तरीके का माहौल में देता है, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। 13th मई को CBSE का रिजल्ट आता है, और CBSE का रिजल्ट में फर्स्ट दिन आपको दिखता है कि देयर वाज अ विजिबल डिस्क्रिपेंसी। आपने वेदांत का सुना होगा स्टेटमेंट, जहां पे बोलता है ये उसका पेपर है ही नहीं जिस पेपर को कोई,
OSM को लेके जब एक के बाद एक कंप्लेंट्स आने शुरू हुए, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ टीचर्स हु ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, जिन्होंने पॉडकास्ट में पूरा इंटरव्यू दिया कि किस तरीके से OSM को उनके ऊपर थोपा गया इस साल। OSM apparently was first introduced as a pilot project in 2014, but it was rejected. It was summarily rejected in 2014 before this government came because it was found not adequate to address. I just want to give you a few figures in fact. देखिए 30 लाख बच्चे दिया है क्लास 12th के एग्जाम। 30 एक बुकलेट होता है मिनिमम 32 से 40 पेजेस का। अगर हम 32 का एवरेज में 30 भी लगा लें बुकलेट का साइज, तो 90 crore scripts had been scanned. Just think of the numbers, 90 crore scripts, sites have been scanned. When the scans were uploaded, and in that process of uploading, you will see not just Vedant, so many people said not these scripts were not asked because they were all scanned by phones. The CBSE did not have the wherewithal to actually scan papers which teachers could possibly correct properly. Pages were missing because it was done in such a hurry. Effectively 10 से 12 दिन में papers को scan किया गया था। And when they came, like उनको इस तरीके से unrealistic deadlines दिया गया है, the school teachers have reported to many of us that this is how it was done. They were always given an unrealistic deadlines because of which it happened that many of the time the proper scripts were not even uploaded, they were not scanned and pages were missing. आप देखोगे maximum जो complaints आए हैं वो physics में आए हैं और maths में आए हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले ही complaints आ गया था। Now, the last thing which I want to say was in the CUET. CUET happened from 11th of May to 31st of May. और उसके बीच में आप कभी CUET का सेंटर्स जाएंगे, देखेंगे जिस सेंटर्स में पेपर्स हुए हैं, मोस्ट ऑफ दोज सेंटर्स आर वेरी इनएक्सेसिबल फॉर स्टूडेंट्स, और उस हालत में CUET का दिया गया है, जो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट सरप्राइजिंग कि CUET का पेपर्स में टेक्निकल ग्लिचेस आएगा। मोस्ट ऑफ दोज प्लेसेस यू कांट इवन प्रॉपरली वॉक, ऐसे जगह पे सेंटर्स दिया हुआ है, राइट। सो in a nutshell, what I want to say is, and this I am talking also as a teacher in the University of Delhi and also as a parent who have seen children, right? हमारे बच्चे भी अभी ये प्रोसेस से गुजर रहे हैं, गुजरेंगे। उनके फ्रेंड्स जो हैं, they said people are now shifting their children from public education. Already schools में, you know, schools worth their salt, their students are saying, their parents are saying they want to go to private universities. The credibility of CBSE and credibility of all public assessment systems have been corroded. The whole QAMT controversy अगर आप देखेंगे, जहाँ पे पूरा का पूरा dilute करके everything was diluted so that the tender could be given to this favored company, and this is something which is happening. At the end, I just want to appeal to the media that this is particularly a struggle to restore confidence within public education system, and it's a struggle which is a long drawn struggle, and we are appealing as teachers, as parents, that आज के डेट में students, teachers and parents जो सबसे बड़े affected party है, they are completely kept out of the policy. They are the biggest stakeholders and they are being put in the lurch. इस चीज़ को फोकस करके लिखना ज़रूरी है कि victim is not just students, उनके साथ वो parents और वो teachers भी है जो देखते हैं कि मतलब जिस तरीके का एग्जामिनेशन सिस्टम से दे आर ट्राइंग टू एलिएनेट एवरीबडी, कि कोचिंग के अलावा, कोचिंग के प्राइवेट कोचिंग के अलावा कोई स्टूडेंट इस सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकता, और दैट इज द रीजन स्कूल्स आर गेटिंग क्लोज बिकॉज स्टूडेंट्स आर गेटिंग इनटू डमी स्कूल्स। कॉलेज से स्टूडेंट्स का अटेंडेंस खत्म हो रहा है बिकॉज एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स। इस तरीके से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को पूरा खत्म करके दे हैव नाउ मेड श्योर कि ओनली प्राइवेट एजुकेशन प्रॉस्पर। बिफोर आई लीव, आज का कैबिनेट डिसीजन है 3 more फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय दिस करेंट गवर्नमेंट। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू। तो दोस्तों 10 जून की एक हकीकत ये भी है जो बताई गई है, और ये एकदम हकीकत है कि अब सच में सबसे ज़्यादा परेशान है। आपका बच्चा पढ़ लिख कर एग्ज़ाम सेंटर में जाता है, खुश होकर आता है कि उसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गए हैं। आंकड़ों के साथ यहाँ पर बात हुई है, सच के साथ बात हुई है, और ये बात हुई है कि ये बात अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहेगी,
अब ये बात सड़क तक आएगी। उम्मीद है कि लोग इससे जुड़ेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक़ सबका अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने घर से है। और जब अपने घर में आग लगती है तो सभी बाहर आते हैं। देखते हैं कि ये जो बातें हैं ये कहाँ तक लोगों तक पहुँचती हैं और वो लोग क्या इसका जवाब देते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।